स्टेप वन में क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए, स्टेप टू में क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए, स्टेप थ्री, स्टेप फोर और स्टेप फाइव। रिस्क असेसमेंट के ये 5 स्टेप्स होते हैं एक्चुअली। फिर हमने इसके हवाले से कुछ जो गाइडेंस है निबोश के पास में, वो हमें दी गई कि सेफ्टी और हेल्थ के इश्यूज को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए जब भी हम हैजर्ड को मेंशन करते हैं। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें बताई निबोश ने कि हम जो भी टास्क एनालाइज करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी हमारी वर्क प्लेस पे स्टार्ट होने वाली है, उसे अगर हम इस टर्मिनोलॉजी के अगेंस्ट में जाकर देख लें, जैसा कि सेरेडिम है, इसके 6 वर्ड्स हैं, SREDIM। तो सिलेक्ट द टास्क, रिकॉर्ड द स्टेजेस, इवेल्युएट द रिस्क, डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड्स, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर टू इंश्योर इफेक्टिवनेस। तो हम हर एक्टिविटी को ऐसा ब्रेक डाउन कर लेंगे, तमाम हैजर्ड्स हमारी कंसिडरेशन में आ जाएंगे। हम हर लेवल पे, हर स्टेप पे, हर हैजर्ड्स को, हर खतरे को देख सकते हैं, उसके अगेंस्ट कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड स्टेप था जिसमें हमने देखना था आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क, कि कौन से लोग हैं जो रिस्क पर हैं। वल्नरेबल ग्रुप कौन सा होता है, वो हमने जाना कि यंग पीपल, न्यू स्टाफ और एक्सपेक्टेड मदर्स, डिसेबल वर्कर्स, लोन वर्कर्स, ये वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल। फिर हमने ये सीखा कि रिस्क को बताने के लिए हमें नंबर्स यूज करने चाहिए। अगर हम बताते हैं बहुत ज्यादा रिस्क है या बहुत कम रिस्क है या दरमियानी नौयत का रिस्क है, खतरा है, कोई इन वर्ड से समझेगा नहीं कि ज्यादा का मतलब क्या होता है, दरमियानी का मतलब क्या होता है, कम है, बहुत कम है, क्या मतलब क्या होता है, इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए निबोश ने हमें यह बताया कि हमें नंबर्स के साथ मेंशन करना चाहिए। अगर वन होगा, वन लिखा होगा रिस्क के सामने, तो इसका मतलब कि बहुत लो लेवल का रिस्क है। टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, तो बहुत ज्यादा रिस्क है उस एक्टिविटी में। नंबर से लोग जल्दी समझ जाते हैं, जैसा कि ये नंबर्स उन्होंने बताया कि ऐसे ग्राफ बनाने चाहिए नंबर्स के साथ में। वन है तो हैजर्ड बहुत कम है, 25 है तो एक्सट्रीम रिस्क होगा वहां पे। अगर वो एक्टिविटी करेगा ऐसी सिचुएशन में कि उसका रिस्क असेसमेंट 25 निकल रहा है, तो जान जाने का खतरा है, फर्टेलिटी हो जाएगा जैसा एक्टिविटी होगी। फिर हमने एक मॉडल देखा जिसे जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स कहते हैं। इसमें हमने सीखा कि कैसे हमें रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए। निबोश ने हमें ये गाइडलाइन दी है जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल के लिए। इसे इरेक पीडी के नाम से जानते हैं। ई से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हमें उस हैजर्ड को, खतरे को, रिस्क को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर दें। कोई बड़ा खतरा है, बड़े खतरे वाली कोई भी वहां पे टूल्स है, इक्विपमेंट है या कुछ केमिकल है, उसे लो लेवल के रिस्क वाली केमिकल के साथ में, इक्विपमेंट के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है। फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैं, वो दे के हैजर्ड को, खतरे को दूर किया जा सकता है स्टाफ से, वर्कर से। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में इंडक्शंस हैं, टूल बॉक्स स्टॉक्स, परमिट टू वर्क सिस्टम और मेथड स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी साइनेजेस, ये तमाम के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में आते हैं। इंस्पेक्शंस, सेफ्टी इंस्पेक्शंस इसी का हिस्सा है। पीपीई, लास्ट में पीपीई है। फिर हमने ये सीखा कि ये होता क्या है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीई। ये हमारे सेफ्टी साइनेजेस हैं जो हम वर्क प्लेस पे यूज करते हैं। पीपीई को यूज करने के लिए मेरिट्स और डीमेरिट्स, हाइलाइट्स और लोलाइट्स क्या क्या हैं,
ये हमने कल सीखा इसके बारे में, कुछ डेफिनेशंस को देखा, टर्मिनोलॉजीज को देखा कि रेसिडुअल रिस्क क्या होता है, एक्सेप्टेबल रिस्क क्या है, टॉलरेबल रिस्क क्या है, अनएक्सेप्टेबल रिस्क क्या होता है। स्टेप 4 देखा हमने, स्टेप 4 में हमें क्या करना चाहिए, स्टेप 5 में कि कब हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना चाहिए, कौन सा सिनेरियो में रिव्यू करना चाहिए, और कौन सा सिनेरियो है जब वो वैलिड नहीं रहेगी, रिस्क असेसमेंट काम नहीं करेगी। जब बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया, ज्यादा लोग मारे गए, ज्यादा फैटिलिटीज हो गई, इंजरीज ज्यादा हो गई, नियर मिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, कानून चेंज हो गया टू लीगल स्टैंडर्ड्स, तो यह पीरियोडिकली जैसा कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना चाहिए। ग्रुप एक्सरसाइज थी हमारी, कल मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी थी कि आपको ये एक्टिविटी है आपके सामने, आपने इसकी रिस्क असेसमेंट बनानी है कि एक मशीन है जो कि घास काट रही है, लॉन मोइंग। तो आपने देखना है इसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं, क्या क्या रिस्क हैं, कौन कौन से लोग हैं जो खतरे का शिकार हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स क्या है। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल केसेस एंड वल्नरेबल वर्कर्स। रिस्क असेसमेंट बनाने के लिए हमें इनका खास ख्याल रखना चाहिए। वल्नरेबल पीपल कौन से होते हैं? अंडर 18, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जिनका एक्सपीरियंस ना हो, बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है। फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी, जिनकी उतनी ज्यादा मेंटल मेच्योरिटी ना हो, ये वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। पुअर रिस्क परसेप्शन, जिनकी रिस्क परसेप्शन बिल्कुल जीरो हो या बहुत कम हो। इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर ग्रुप, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से, बहुत जल्दी जल्दी किसी के नीचे रह जाते हैं। अब बाज लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि कभी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, उन्हें जो भी आप समझा लीजिए, जो भी कर लीजिए, वो अपना मर्जी से ही जो काम उसका जहन में करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसी के नीचे दब जाते हैं। तो ये लोग वल्नरेबल पीपल हैं। ईगर, जल्दी जल्दी मुत्तफिक हो जाते हैं, कोई बंदा उन्हें कुछ भी काम के लिए कहता है तो अपना काम छोड़ के उसके पीछे चले जाते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं। कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल को हैजर्ड से, खतरे से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम जो सीनियर लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर उनके अंडर में ऐसे लोग आ जाएं तो वो वर्किंग एट हाइट के लिए अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को। कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए अवॉइड करते हैं, हॉट वर्क में भेजने से अवॉइड करते हैं, वो एक्टिविटी नहीं करने देते हैं उन लोगों को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक। जो वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उनका खौफ खत्म हो जाता है, वो चीज़ों को समझ जाते हैं, खतरों को समझ जाते हैं, उसके बाद में उनको अलाउ कर दिया जाता है। कंट्रोल मेजर्स क्या हैं? प्रोहिबिट सर्टेन हाई रिस्क एक्टिविटीज, उन्हें हाई रिस्क एक्टिविटीज ना करने दी जाएं। हाई रिस्क मशीनरी के पास उनको एक्टिविटीज ना करने के लिए अलाउ किया जाए। रेस्ट्रिक्ट वर्क पैटर्न्स एंड आवर्स, इन लोगों से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम नहीं करवाने चाहिए, ज्यादा ओवर टाइम नहीं लगवाना चाहिए इन लोगों से। ट्रेन एंड सुपरवाइज, इन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है और कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर के अंडर में इनको रखना चाहिए ताकि ये कम वक्त में ज्यादा सीख जाएं। न्यू एक्सपेक्टेंट मदर, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा एक्चुअली में वर्क प्लेस पे। हमें हमारी हदूद से बाहर जाके इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। जो नई नई हामला माँ है, उसको कैसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्हें केमिकल के एरिया में नहीं जाने देना चाहिए। कुछ बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं किसी जगह पे, इनको अलाउ नहीं करना चाहिए वहां जाने के लिए। मैनुअल हैंडलिंग बहुत मिनिमम कर दें इनके लिए, हमें लाजिम जाके देखना चाहिए इनके बारे में, कानून कितना वेट ये उठा सकती हैं। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, टेम्परेचर में ना जाने दिया जाए। होल बॉडी वाइब्रेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी से रोका जाए इन्हें जिसमें बॉडी वाइब्रेट होने के लिए कुछ ऐसा हो, इनको ना करने दी जाए। आयोनाइजेशन रेडिएशन, उस एरिया में ना जाने दिया जाए। नाइट शिफ्ट,
कभी भी एक्सपेक्टेंट मदर को, और आपके नीचे में अगर लड़कियां, औरतें काम कर रही हो, प्लीज उनको कभी भी नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए अलाउ ना कीजिएगा। अदरवाइज में हम एक नई मुसीबत में फंस जाएंगे। स्ट्रेस, इनको हमेशा स्ट्रेस स्ट्रेस से बचाने के लिए आपको बहुत कॉम्पिटेंट होना चाहिए इस हैजर्ड से निपटने के लिए। खुद भी, आप खुद कभी स्ट्रेस का शिकार ना हो जाएं, और आपके अंडर में जो लोग हैं उनकी आप तरबियत करते रहें, लोगों को टीच एंड ट्रेन करते रहें कि ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए स्ट्रेस वाली। वायलेंस वायलेंस जैसी इन्वायरमेंट में इनको ना काम करने दीजिए। कोई उनका फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स हैं, तो उन लोगों को आप मीटिंग करके उन लोगों को बता दीजिए कि स्ट्रेस और वायलेंस से इनके साथ में क्या हो सकता है। जो अपकमिंग फ्लावर है, जो आने वाला फूल है, तो उनके साथ में कुछ बुरा ना हो जाए। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी। तो इसलिए वायलेंस को कभी अलाउ ना कीजिए किसी भी सूरत में। 20 kg वेट उठा सकता है जी, जो रिकमेंडेशन है, आईएलओ की रिकमेंडेशन है। 20 kg वेट उठा सकता है। एक्सपेक्टेड मदर बहुत कम उठा सकती है, इसको वेट ना उठाने दीजिए। इसके लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी। लोग ऐसा मानते नहीं हैं। इनको इन तमाम चीजों से बचाने के लिए, और अगर हम रोकते रहेंगे, ये काम ना करें, ये काम ना करें, ये काम ना करें, तो फिर ये आगे कंप्लेंट करती हैं कि सर आपने तो अच्छा किया ये सब कुछ करके, मुझे सैलरी भी नहीं मिली है। फिर आप क्या करेंगे? हमें हर जगह पे जाके फाइट करना है इनके लिए। हमें बताना है उन्हें, एचआर को, एडमिन को, अकाउंटेंट को, कि आप इनका सैलरी नहीं काट सकते हैं। ये आईएलओ बोल रहा है, मेरा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ इसको ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। ओके, करवाओ काम। मैं इस कानून के तहत वो तमाम लोगों को जेल में डाल दूंगा। मैं सीधा शुरता के पास में जाऊंगा। किसी में पावर है कि वो वर्ल्ड दुनिया का कानून बनाया हुआ को ब्रीच कर दे, तोड़ दे? तो ऐसे मुझे फाइट करना पड़ेगी। लोग नहीं मानते हैं जी, कोई नहीं समझता है। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्हें मुझे बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके उनको सेव करना पड़ेगा, उनको बचाना पड़ेगा। फिर कोई फायदा नहीं है यार हमारी इस कॉम्पिटेंसी का, हमारे इन तमाम चीजों का जो हम सीख रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। कोई फायदा नहीं है फिर, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। डिसेबल वर्कर, ये भी स्पेशल केसेस हैं, ये वल्नरेबल पीपल होते हैं। इसमें दो तरह के हैं डिसेबल में। एक क्राइटेरिया है कि जो बंदा भी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑपरेट करने के लिए आया आपकी वर्क प्लेस, जो टावर क्रेन चलाना चाह रहा है, टावर क्रेन ऑपरेटर, जेसीबी, बूम लोडर, फोक लिफ्टर, मोबाइल क्रेन, इनको आंख का और कान का फिट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कि इनके कान और आंख बिल्कुल अच्छा है। काइंडली अपना माइक ऑन कीजिए सब लोग। मैं यहाँ पे एक चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मेरा बात बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा काइंडली, जो अभी मैं चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हम सब लोगों के साथ में एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आप कभी भी गाड़ी में जब बैठे हैं तो स्पीड ज्यादा तेज होती है या डाउन की तरफ गाड़ी जा रही है, तो आपको क्या महसूस होता है? घबराहट होती है आपको? जी सर। हाँ, होती है। एक्चुअली में ऐसा क्या होता इशू है? जी मिस्टर मोहम्मद खान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल होती है। हाँ यार, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन उतना पढ़े लिखे नहीं थे। अगर पढ़े लिखे थे तो इतने ज्यादा जो टॉपिक्स थे जिंदगी गुजारने के, वो सारे डील नहीं कर सके। वो हमारी परवरिश में ये चीज छोड़ गए। और हम भी इतना नहीं जानते थे जिंदगी के बारे में, अपना सब कुछ के बारे में। हम खुद इसे डैमेज किया।
बहुत ज्यादा म्यूजिक सुन के जो लोग म्यूजिक बना रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उन्हें नहीं मालूम है कौन से वेवलेंथ के मुझे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने चाहिए थे, कौन से नहीं करने चाहिए थे। तो क्या हो गया, हमारा मिडिल ईयर डैमेज हो गया है और हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो गए। हमारी आंख का और कान का कनेक्शन अच्छा नहीं है। कान बता रहा है कि स्पीड बहुत ज्यादा है, आंख बताती है स्पीड नहीं है। इन दोनों का कनेक्शन नहीं होने की वजह से वहां पे जो न्यूरॉन इन दोनों को कनेक्ट करना था इस सिचुएशन में, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या नुकसान होता है, उससे क्या हो रहा है हमारे साथ में, उससे ये प्रॉब्लम है। अभी भी अपने पास वक्त है अभी इसको ठीक करने के लिए। प्लीज आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, इस सिचुएशन को उनके साथ में डिस्कस कीजिएगा। ये अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, उनसे ये बात नहीं करना चाहते, तो आप देखिएगा पायलट की क्या क्या ट्रेनिंग की जाती है आर्मी में, वो ट्रेनिंग को आप करके देखिएगा। तो उससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये आपका जो चक्कर आना है, वोमिटिंग आना है सफर के दौरान में, और जो घबराहट होती है, डाउन जाने में घबराहट होती है, पानी के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है या कुछ ऐसा होता है उस वक्त में जो घबराहट होती है, ये सब खत्म हो जाएगा, हमारे सारे कनेक्शन ठीक हो जाएंगे। हमारे न्यूरॉन जो डैमेज हो गए हैं, टूट गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, इनको रिपेयर करने के लिए हमें विटामिन B12 खाना चाहिए जी। आप गूगल पे जाके लाजिम देखिएगा कौन कौन सी सब्जियां हैं, किन चीज़ों में विटामिन B12 अच्छी मिकदार में है, हमें लाजिम वो खाना चाहिए। हमारे मेमोरी सिस्टम को, याददाश्त के गदूद को तेज करने के लिए, वहां से सिक्रीशन को प्रॉपर सिक्रीट होने के लिए, कि मेरा हाइपो कंपस बहुत अच्छे तरीके से काम करे, जो मेरा कंप्यूटर है, तो मुझे विटामिन B12 और B6 अच्छी मिकदार में खाना चाहिए। कोई विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता है, मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। तो एक तो ये एज अ मेडिसिन आप इसे स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी याददाश्त भी अच्छी रहे और आप इस तकलीफ से, इस मुसीबत से बच जाएं। ये जो एक खास किस्म का खौफ है, अदरवाइज में ये खौफ हमें बहुत मार देगा यार। हम लोगों को फेस करने से डरते रहेंगे, लोगों के सामने आते आने से डरते रहेंगे, हजूम से डरते रहेंगे। ये वही खौफ है, एक्चुअली में इसकी इनिशिएशन वही है। तो खुद को ट्रीट कीजिए और अपने बच्चों को, हम जैसा भी जिएंगे बस जिएंगे, अपना मेरा बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपने बच्चों को अच्छे से अभी से ट्रीट करें, उनको लाजिम चेक करवाना चाहिए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास। तो ये आंख का और इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो आप उसको गाड़ी चलाने दें आपकी वर्क स्टेशन पे, आपकी वर्क प्लेस पे। वर्कर्स विद नॉन डिसेबिलिटीज, जो आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉन डिसेबिलिटी है, जिसको आप सामने से देख सकते हैं कि ये डिसेबल है, ये वल्नरेबल लोग होते हैं, हो सकता है अच्छे से चल नहीं सकता है, या उसका पाँव में कुछ इशू है, या उसका बाजू में कुछ प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कुछ इशू है, तो ये लोग वल्नरेबल होते हैं। ये एक स्पेशल केस है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में चले जाएं जहां पे आपको आपके अंडर में नर्सिस हों, मेल नर्स हों, फीमेल नर्स हों, आप उनको अपॉइंट करें। तो कभी ऐसा हो जाए कि ये डिफरेंट जगह पे आप नर्स भेज रहे हैं जहाँ पे मेंटल केसेस होते हैं, जो लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वहां पे अगर कोई नर्स काम करने के लिए जा रही है, उसे कभी अकेला नहीं भेजना चाहिए। या कैदी जहाँ पे हैं, सजाए मौत के कैदी हैं, ये बहुत खौफनाक किस्म के होते हैं। इस पे पूरा लेक्चर आपको देने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि ये लोग कैसे ऐसा बन जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, हमें दूसरों को, किसी को ट्रेन कर सकते हैं, हम किसी को बता सकते हैं, किसी को ट्रीट कर सकते हैं, अच्छे से उसका इलाज कर सकते हैं, बातों से इलाज कर सकते हैं। तो उन लोगों के पास में कभी भी अकेला बंदा को नहीं भेजना चाहिए, हमेशा दो बंदा को भेजना चाहिए। इफ दे आर इंजर्ड, ये नोटिफिकेशन आ गया है जी जूम साहब की तरफ से, 10 मिनट के बाद टाइम आउट हो जाएगा। इफ दे आर इंजर्ड और इल, कन्फाइंड स्पेस में कभी अकेला बंदा को नहीं भेजना चाहिए, वर्किंग एट हाइट पे कभी अकेला बंदा को नहीं भेजना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, ये सेक्शन 6 है हमारा एलिमेंट 3 का।
इसे हम टेम्परेरी वर्क भी कहते हैं। जैसा मेंटेनेंस का कोई काम है, शॉर्ट टाइम टर्म बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, आपके प्रोजेक्ट पे एनुअल सेरेमनी है, या 3 महीने हो गए आपने सक्सेसफुली अपने टारगेट अचीव किए, कुछ सेरेमनी है, उस सेरेमनी को करने के लिए जो आप बिल्डिंग अरेंज कर रहे हैं जहां बैठ के आप लोग खाना खाएंगे, पार्टी एंजॉय करेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स टेम्परेरी वर्क्स होते हैं। सेफ्टी वाले के लिए कोई टेम्परेरी वर्क नहीं है, हमें उसे प्रॉपर एक्टिविटी के तौर पे ही लेना चाहिए। जब वो बन रहा था, जो जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है पूरी करनी चाहिए, आपके पास में परमिट्स होने चाहिए, रिस्क असेसमेंट्स होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, लोगों की टूल बॉक्स टॉक्स होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन सर पे खड़ा होना चाहिए इन चीजों को देखने के लिए। रेनोवेशन है, डेमोलेशन है, एक्सक्वेशन आल्सो टेम्परेरी वर्क, स्कैफोल्डिंग भी टेम्परेरी वर्क है, कुछ देर के बाद आप हटा देंगे। कन्फाइंड स्पेस भी टेम्परेरी वर्क है, कुछ देर के बाद में इसके कुछ पार्ट्स खत्म कर दिए जाते हैं, कुछ मुकम्मल रहते हैं बिल्डिंग के साथ। मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, वो कौन सी चीजें हैं जो कि हैजर्ड को, रिस्क को कम कर सकती हैं। रिस्क असेसमेंट अगर आप बना लेते हैं एक्टिविटी से पहले, तो वो हेल्पफुल होती है हैजर्ड को, रिस्क को, खतरे को कम करने के लिए। कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, जितनी अच्छी आप कम्युनिकेशन करेंगे लोगों के साथ में, जितना जल्दी आप लोगों के नजदीक में हो जाएंगे, वर्कर के नजदीक में हो जाएंगे, तो ये हेल्पफुल होगा खतरों को कम करने के लिए। कॉम्पिटेंसी होगी वर्कर की और मैनेजर्स की, तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं लोगों के रवैयों को। सेग्रीगेशन, अगर आप सेग्रीगेट कर देंगे हैजर्ड से, हैजर्ड एरिया लोगों से, तो हैजर्ड को, खतरों को कम किया जा सकता है। लोगों को इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में बता के, लोगों को प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, जैसा कि आईएलओ की रिकमेंडेशन है, जैसा निबोश ओशा स्टैंडर्ड्स बताते हैं, बिल्कुल वैसे वेलफेयर फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करेंगे तो एक्सीडेंट इंसिडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ये एलिमेंट 3 का सेक्शन 7 है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है? 4 वर्ड से मिलके ये बनता है। फॉर्मल होता है, रिकॉर्डेड होता है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द वर्क, हैजर्ड्स आइडेंटिफाइड, इसमें हैजर्ड आइडेंटिफाई किए जाते हैं, सेफ मेथड्स डिफाइंड, सेफ मेथड्स डिफाइन किए जाते हैं कि कैसे किसी एक्टिविटी को सेफली परफॉर्म किया जा सकता है। टू बी इफेक्टिव, द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट ब्रिंग टुगेदर हु इज द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर, किसके लिए सेफ सिस्टम बनाया जा रहा है, व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और टेक्निकल एबिलिटीज शुड दे हैव, जिनके लिए बनाया जा रहा है उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल और टेक्निकल एबिलिटीज क्या है। इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो यूज होंगे, उन इक्विपमेंट के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स चाहिए। मटेरियल्स, व्हाट मटेरियल्स विल बी यूज्ड और हैंडल्ड ड्यूरिंग द वर्क। एनवायरनमेंट, वेयर विल द वर्क टेक प्लेस। स्पेस, लाइट एंड टेम्परेचर, उस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करना, स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है कि नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वहां पे गर्मी ज्यादा है, गर्मी कम है क्या नहीं है, ये सब देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें मिला के सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में आ जाएगा। हमें हर स्टेप पे सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए, सेफ्टी कंट्रोल मेजर्स, इन सच अ वे एज टू क्रिएट अ सेफ वर्क मेथड। लिंक टू रिस्क असेसमेंट, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल रिकॉर्डेड, इसमें दोबारा वही है कि रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। डॉक्यूमेंट सो द स्टैंडर्ड इज क्लियर, हमें स्टैंडर्ड को सामने रख के डॉक्यूमेंटेशन को और एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में ऐसा लिखा है एक्टिविटी के बारे में, आईएलओ ऐसा बता रहा है,
निबोश ऐसा बता रहा है, ओशा के स्टैंडर्ड्स ये बता रहे हैं ये एक्टिविटी ऐसे करनी चाहिए, उसके मुताबिक हमें डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए। मेथड स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके मुताबिक बनाना चाहिए। रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या बोल रहे हैं फिर उसे अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। डिवेलप्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, इसे कॉम्पिटेंट पर्सन को डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए, विद असिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स। लीगली रिक्वायर्ड इन मैनी सर्कमस्टांसेस, मैनी नहीं है जी, हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि इसे बनाना ही पड़ेगा। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को आपको ड्रा करना चाहिए, बनाना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए इसकी, इसके पीछे भागना चाहिए, अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रिपेयर करें और वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे फॉलो करें। दोनों को सेफ्टी वाले ने ही गाइड करना है। एम्प्लॉयर को बताना है कैसे बनाना है, वर्कर को बताना है कैसे आपने फॉलो करना है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो पहले हमने डिस्कस की थी, डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, के एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को कैसे डेवलप किया जाता है। इसके लिए बेस्ट तरीका बताया निबोश ने कि आप उस एक्टिविटी को डिवाइड कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, फिर हर स्टेप पे जो जो हैजर्ड आएंगे, रिस्क आएंगे, वहां पे कंट्रोल मेजर अप्लाई करते जाएं। तो कोई भी रिस्क हैजर्ड आपसे छूटेगा नहीं, आप तमाम कंट्रोल मेजर्स अप्लाई कर देंगे। जैसा कि पहले स्टेप पे आपने टास्क देख लिया, ये टास्क है। दूसरा स्टेप पे आपने देखा रिकॉर्ड स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ द टास्क, वो देख लिया आपने। तीसरा स्टेप पे देखा इवेलुएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेप, हर स्टेप पे आपने हैजर्ड को, रिस्क को इवेलुएट कर लिया। डेवलप सेफ मेथड्स, वर्किंग मेथड्स, इंप्लीमेंट सेफ वर्किंग मेथड्स और मॉनिटर टू इंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। लास्ट में हमें मॉनिटर करना चाहिए, सारी डिस्कशन होने के बाद में, बताने के बाद में, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में, जब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हमें सरप्राइज विजिट करने चाहिए, देखना चाहिए कि जो हम बताया है ये लोग कैसा समझे हैं और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसका कोई फायदा है या नहीं है। वर्क एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे। एक गाड़ी को व्हील चेंज करना है। फर्ज कीजिए गाड़ी पंचर हो गई, अब उसका व्हील चेंज करना है आपने। पार्क द, उसका पहला स्टेप आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, पार्क द कार। स्टेप टू, रिमूव इक्विपमेंट फ्रॉम द बूट, डिग्गी में से इक्विपमेंट निकालेंगे आप। स्टेप थ्री पे क्या करेंगे, लूजन व्हील नट्स। स्टेप फोर पे जैक अप द कार। स्टेप फाइव पे रिमूव व्हील नट्स। स्टेप सिक्स पे रिप्लेस व्हील एंड व्हील नट्स। स्टेप सेवन, लोअर कार, रिमूव जैक। ये वो एक्टिविटी है जो हर बंदे ने जिंदगी में अगर की नहीं तो देखी लाजमी होगी, इसलिए ये एग्जाम्पल निबोश साहब ने आपको दी है। तो ऐसे आपको करना चाहिए हर हर एक्टिविटी को, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। अभी आपने देखना है आइडेंटिफाई कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आपने अप्लाई करने हैं। सबसे पहले आपने हर एक्टिविटी में 8 आपने देखे यहाँ पे स्टेप बनाए, 9 स्टेप बनाए। हर एक्टिविटी में हर स्टेप पे आपने देखना है क्या हैजर्ड है, कंट्रोल मेजर उसका अप्लाई करना है। स्टेप वन पे क्या है, चेंज, चेंजिंग व्हील माइट हैव, उसका हैजर्ड क्या है, ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक वहां से गुजर रही है, रिस्क ऑफ वायलेंस, लोग आपको दुआएं ही दे के जाएंगे जी, और क्या करेंगे, दुआ देंगे आपको। जो बंदा वहां से गुजरेगा, अगर रोड पे आपने गाड़ी खड़ी कर ली तो हर आने जाने वाला कुछ ना कुछ कह के जाएगा। तो ट्रैफिक भी वायलेंस वो है, हैजर्ड है, जो गुजरने वाले लोग हैं वो भी है। कंट्रोल क्या है, आपने कंट्रोल ये करना है, सिलेक्ट लोकेशन ऑफ रोड इफ पॉसिबल, आपने गाड़ी को ऑफ रोड लेके जाने की कोशिश करनी है जैसा हो सके। यूज हैजर्डस लाइट्स, आपको गाड़ी के इर्द गिर्द में हैजर्डस लाइट लगा के रखनी पड़ेगी ताकि दूर से पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ गाड़ी का इशू हो गया है। इफ यू फील एरिया इज अनसेफ, अगर आप देखते हैं कि एरिया अनसेफ है तो गाड़ी में बैठे रहें। वल्नरेबल लोग अगर आपके साथ हैं तो भी गाड़ी में बैठे रहें और हेल्प का वेट करें।